मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मित्रों, टीजीटी की लगातार क्लास जा रही है, उसी के संदर्भ में आज की जो ये क्लास है मित्रों टीजीटी से संबंधित है और कुछ आवश्यक सूचना के रूप में मित्रों ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी पीजीटी एलटी नेट जेआरएफ DSSB का नया बैच प्रारंभ हो चुका है मित्रों। 10 मई से ये बैच प्रारंभ है मित्रों, ध्यान देना है। 10 मई से ये बैच प्रारंभ है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना है, जैसे अगर आपको हमारे इस बैच से जुड़ना है तो एंट्री नंबर है 8299003391 और किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो 630696778838 पर और 6306919521 पर किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा 2499 बम्पर ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर, इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक इस बैच से जुड़े और एक बार में सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अब देखिएगा अगला पॉइंट हम लोग इसमें लेते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत कर दी गई है। टीजीटी और पीजीटी से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में सवाल आए थे और कुछ जो आवश्यक महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा पहला सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 3 प्रमुख रेखाएं, पहला भूमध्य रेखा और दूसरा कर्क रेखा और तीसरा मकर रेखा। और ये सभी जितने लोग भी एक दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है और इसमें यही पूछा गया सवाल है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो चूंकि देखिए ये जो ऑप्शन बना है मित्रों, नाइजर, यहां पे होना चाहिए नील लिखा हुआ है, नील नदी, और यहां पर होना चाहिए जारे और यहां पर कांगो है। तो मित्रों ध्यान देना है कि यहां पे भूमध्य रेखा की बात कही गई है। यदि कर्क रेखा की बात कहता, यदि मकर रेखा की बात करता तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है कांगो जायरे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या नाइजर नदी ऐसी है जो 2 बार काट रही है? नहीं काट रही, ऑप्शन गलत हो गया। भूमध्य रेखा में मैंने कांगो जायरे लिखा है, यहां पे नील नदी, ऑप्शन गलत हो गया। जायरे नदी और कांगो नदी ये दोनों नदियां अर्थात सी एंड डी यहां पर आंसर होगा और 2013 में यही सवाल बनके हमारे सामने टीजीटी में प्रस्तुत हुआ है। तो मित्रों ध्यान देना है कि अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब आपके सामने विकट समस्या है कि जायरे लिखें या कांगो लिखें, क्योंकि जब यह नदी कांगो में प्रवाहित होती है तो कांगो के नाम से और जायरे में प्रवाहित होती है तो जायरे के नाम से, इसीलिए इसका संयुक्त नाम कांगो और जायरे है। ऐसी गलती आयोग कर सकता है और किया भी है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऐसे सवालों में आपको हमेशा लाभ होगा। एक आंसर आपको ऑप्शन 2 मिल गया एक ही क्वेश्चन के, तो आपको यहां पे करना क्या होगा, आप कोई भी ऑप्शन लगाइए, कोट करिए, 1 नंबर आपको मिलेगा, ये गारंटी है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा मित्रों? सी एंड डी। तो याद रखिएगा सी और डी इसका आंसर होगा। यदि आपसे यह कहा जाए मित्रों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। यदि यह कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इस तरीके से कांगो जायरे जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को माही नदी काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो काटती है। तो पहले सवाल का आंसर बनेगा सी एंड डी। आंसर एकदम एग्जैक्ट है, सी एंड डी होगा। यहां पर एक ऑप्शन आयोग को बनाना चाहिए था सी और डी का,
तब जाकर के आंसर सही होता है। वैसे आप लोगों को सवाल का नेचर दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से सवाल बने हैं, किस तरीके से हमें इसको हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है मित्रों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां पे कुछ समुद्री जल धाराएं हैं और यहां पर महासागर का नाम लिखा गया है कि किस महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है। अगुलहास, अगुलहास हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिएगा, ऐसे सवाल हमेशा पीजीटी में पूछे गए हैं। अगुलहास हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। अल नीनो जलधारा, अल नीनो जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। और बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। तो आप बता सकते हैं कि 1 4 1 4 3 2 1 4 3 2 देखिए किसमें मिलता है 1 4 3 2 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी यहां पे मित्रों सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। 1 4 3 2 मिलाना पड़ता है। अगुलहास धारा हिंद महासागर, अल नीनो जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, बेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इस तरीके से आपको सागर के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ेंगे और इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2। ऑप्शन को ध्यान से देखना है। 1 4 3 2 1 4 3 2 जहां आपको मिलेगा उसी को आप आंसर बनाएंगे। बात समझ रहे हैं सभी लोग? चलिए 1 4 3 2 आंसर यहां पे होगा। कौन सा होगा? 1 4 3 2। तो ध्यान दीजिएगा, सी वाला आंसर यहां पर करेक्ट होगा। 1 4 3 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? मित्रों पहले आप आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद हम खुद आपको आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है मेक्सिको, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। आंसर कौन सा होगा? 1 मिनट का समय है, सभी लोग आंसर बताएं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आपको। अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं, कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर यहां पर होगा? पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक, गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक, गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? इसका आंसर सभी लोग पहले बताएं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो यहां पर देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ब्राजील है मित्रों, ब्राजील, ब्राजील में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां पर ब्राजील जो है यहां पे सही होगा। और यदि हम खाद्य कृषि संगठन के नवीन आंकड़ों के अनुसार विश्व के 20.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब उसमें क्रम बता देते हैं कि सबसे पहला क्रम किसका है? तो ब्राजील का है 5.343। भारत का है, ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं। और भारत का जो क्रम है मित्रों वो है 4.608। और चीन का जो क्रम है मित्रों यहां पर वो है 1.328। और पाकिस्तान का जो यहां पे क्रम है वो है 1.082 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। तो यहां पर मिलियन हेक्टेयर, तो यहां पर याद रखिएगा ये इनके तथ्य हैं, मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। तो ये जो है यहां पे इसके तथ्य होंगे। तो
इस आधार पर जो आंसर बनेगा मित्रों, कौन सा बनेगा? ब्राजील बनेगा। हमें उम्मीद है ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। देखिएगा, पूरे गन्ने के उत्पादन की बात अगर करी जाए तो 20.42 मिलियन हेक्टेयर, अब ब्राजील में 5.343 मिलियन हेक्टेयर, और भारत में 4.608 मिलियन हेक्टेयर, चीन में 1.328 मिलियन हेक्टेयर, और पाकिस्तान में 1.082 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इस आधार पर पहला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब्राजील सही होगा, और बाकी सबको आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है जापान के निकट। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है जापान के निकट। दूसरा ऑप्शन है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, और तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन के निकट, चौथा है मध्य अटलांटिक महासागर में। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? पहले आप बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। पहले आपको आंसर देना होगा, फिर मैं आंसर दूंगा। अब देखिएगा, ये हमारी भूमध्य रेखा है मित्रों, और ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पूरब में यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पूरब अर्थात निकट में ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे मूंगे की चट्टान कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रेट बैरियर रीफ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, इसके यदि विस्तार की हम बात करें तो यह 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। इसका विस्तार यदि पूछा जाए 9 से 22 डिग्री, लगभग 1900, ये जो बैरियर रीफ आप देख रहे हैं, यह लगभग 1900 किलोमीटर लंबी बैरियर रीफ है। ये कितना? 1900 किलोमीटर लंबी है। तो याद रखिएगा, यह विश्व की सबसे लंबी बैरियर रीफ है, और यह मूंगे की चट्टान है मित्रों। याद रखिएगा, किसकी चट्टान है? मूंगा। जो मूंगा पहनते हैं लोग हाथ में मित्रों, वही मूंगे की चट्टान है मित्रों। तो इसको याद रखिएगा, 1900 किलोमीटर लंबी यह चट्टान है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, जो 9 से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। 1900 किलोमीटर लंबी यह बैरियर रीफ है, जो मूंगे की चट्टान के रूप में जानी जाती है। अब देखिएगा अगला, यहां जापान के निकट नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन के निकट नहीं है, मध्य अटलांटिक के निकट नहीं है, यह बल्कि कहां है? यह हिंद महासागर में। अब अटलांटिक महासागर की बात आई तो सागर कौन सा होगा? हिंद और प्रशांत का सटा हुआ भाग है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करेगा तो ये अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है, इसलिए आंसर सी भी गलत होगा। और जापान के निकट प्रशांत महासागर के उत्तर में, और यह ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिण में है, तो इसलिए पहला भी नहीं होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? टालमी, इराटोस्थनीज, हेरोडोटस और हिकेटियस। बोलिए आंसर कौन सा होगा? टालमी होंगे, इराटोस्थनीज होंगे, हेरोडोटस होंगे, हिकेटियस होंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह भी सवाल बहुत ही शानदार है। सवाल शानदार का सेंस कहने का मतलब मेरा यह है कि जो हेरोडोटस है, प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता, सॉरी हेरोडोटस कह रहा हूं, इराटोस्थनीज, जो एरोटोस्थनीज है, यह प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता है। कौन से भूगोलवेत्ता हैं? या यूनानी भूगोलवेत्ता। इन्होंने सबसे पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, और इन्होंने ही, इन्हीं की जो है जियोग्राफिया जो एक रचना है, सर्वप्रथम जियोग्राफिका जो रचना है वो भी इन्होंने ही रचा है। और जियोग्राफिया शब्द मतलब भूगोल शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। आंसर ध्यान दीजिएगा, सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर हमें उम्मीद है इराटोस्थनीज आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला क्वेश्चन, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए उसी सवाल का दूसरा रूप, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैंने अभी आपको बताया इरेटोस्थनीज एक ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। जियोग्राफिया शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता है, यूनानी भूगोलवेत्ता। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिका है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इरेटोस्थनीज होंगे, आर्यभट्ट नहीं है, स्ट्रैबो नहीं है, अलेक्जेंड्रिया नहीं है। तो ये बात आप लोग के दिमाग में एकदम कलेक्ट हो जानी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? यह पृथ्वी है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को 23.1/2 डिग्री पूर्वी, 23.1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में और 23.1/2 डिग्री साउथ में के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यही पूछा जा रहा है यहां पे। ध्यान दीजिएगा, शुष्क कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। तो कटिबंधों के निर्माण की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य में यह शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण होता है, सॉरी यह जो है उष्ण कटिबंध होता है। देखिए मैं शीत बोल रहा हूं, इसके ऊपर वाला शीत होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं करता हूं इसको। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जिस कटिबंध में गर्मी ज्यादा होती है, सूर्य का लंबवत प्रकाश होता है। तो सूर्य का लंबवत प्रकाश 23.1/2 डिग्री उत्तर से लेकर 23.1/2 डिग्री दक्षिण के मध्य में होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध के उत्तर में और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, शीतोष्ण कहां होगा? उष्ण के दक्षिण में होगा। ऑप्शन में क्या पूछा? कर्क और मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधी कहते हैं। उसके ऊपर कौन सा होगा? शीतोष्ण कटिबंधी होगा। उसके ऊपर कौन सा होगा? 66.1/2 डिग्री के बाद यहां पे शीत कटिबंध होता है। कौन सा कटिबंध होता है? शीत कटिबंध होता है। उसके ऊपर जो होता है ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। शीत कटिबंध के बाद ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये दो कटिबंध। और शीत कटिबंध जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित है मित्रों, टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा और टैगा, ध्यान दीजिएगा, टुंड्रा और टैगा के रूप में, टैगा के रूप में ये विभाजित है मित्रों। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी एकदम एग्जैक्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित है? पूछा गया है किस पेटी में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार नहीं पूछा है। यहां पे आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वीडियो में पढ़ाया गया था मित्रों कि पृथ्वी पर 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के मध्य को, 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को ही हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। आपसे यह पूछा गया कि यह किस जो है हॉर्स लेटीट्यूड किस पेटी में स्थित है। तो आप बताइए, क्या ये 23.1/2 और 23.1/2 के दक्षिण में आया? इसका मतलब यह जो है यह किस में आएगा? तो यहां पर जो शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब, यह निम्न वायुदाब है, यह उच्च वायुदाब है, तो किस क्षेत्र में आएगा? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब में नहीं आएगा, क्योंकि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब ये बनता है 0 से 10 से उत्तर, 10 से दक्षिण में, तो पहले में नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब में नहीं जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री की बात है और ध्रुवीय जो है 66 के ऊपर आता है। उपध्रुवी में भी नहीं आएगा, निम्न वायुदाब में भी नहीं आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब में जाएगा। मतलब उपोष्ण
मतलब जो उष्ण है उसके ऊपर वाले भाग में जाएगा, अर्थात यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये हमारा 8वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ गया, सूची नंबर 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और हीलियम। इसमें पूछा जा रहा है मित्रों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। मित्रों इनको बताना है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। चलिए देखिएगा, अब देखते हैं हम। पहले आर्गन की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, नियान की बात है और हीलियम की बात है। सुमेलित करना है मित्रों इसमें कि कौन सा सही है। वायुमंडल के निर्माण में गैसों का जो योगदान है मित्रों, पहले उसी को हम बता देते हैं। यदि हम गैसों के योगदान को बता देंगे तो यह सवाल एकदम सही हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन की अगर बात करी जाए, नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78.084% है। दूसरा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है मित्रों वो है 20.946%। उसके बाद आर्गन की बात यदि करी जाए, आर्गन आर्गन की अगर बात हम करते हैं तो 0.9340% होता है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.039% समथिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नियान का जो प्रतिशत होता है, मित्रों, नियान का देखिएगा, नियान का जो प्रतिशत होता है मित्रों वो कौन सा होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। नियान का जो प्रतिशत है, नियान 0.00181% होता है समथिंग। इस तरीके से जो हमारे प्रतिशत हैं उनके आधार पर हम देख लेते हैं कि आर्गन जो है 0.93 मतलब ए का हो गया तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया चौथा 0.03, नियान का हो गया 0.0018 पहला। अब बचा हीलियम, तो हीलियम का बनेगा दूसरा, अर्थात देखिएगा ऑप्शन बनेगा 3 4 1 2 3 4 1 2 मिलाइए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, 4 गैसों की बात हुई थी कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और हीलियम में आंसर कौन सा सही हो रहा है मित्रों। तो आप सभी लोगों का जो आंसर है वो बहुत परफेक्ट आंसर है। देखिएगा नाइट्रोजन जो है 78.084%, ऑक्सीजन 20.946%, आर्गन जो है 0.934%, कार्बन जो है 0.039%, नियान जो है 0.00181%। तो मित्रों ध्यान देना है, यहां पे आंसर कौन सा सही हो रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे हैं मित्रों, इनको ध्यान देना है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बने हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। अब देखिएगा, सुंडरा खाई मतलब गर्त से सवाल बना है। सुंडरा गर्त कहां स्थित है? देखिए 3 महासागर लिखे हुए। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त होती है। कौन सी गर्त है? मेरियाना गर्त है सबसे गहरी गर्त। हिंद महासागर की सुंडरा गर्त है। ऑप्शन तो आपको मिल गया, सुंडरा गर्त। अटलांटिक में पुर्टोरिको है, पुर्टोरिको सबसे गहरी गर्त पुर्टोरिको है। अब इनमें से कोई नहीं की तो बात ही नहीं हुई, यहां पर इनमें से कोई नहीं की बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सबसे गहरी गर्त की बात करी गई है। सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो यहां पर हमने देखा कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना। अंध महासागर की सुंडरा गर्त है, और सुंडरा हिंद महासागर की है। अटलांटिक महासागर की कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की जो जिसे आप अंध बोलते हैं वहां पे आप पुर्टोरिको बोल सकते हैं। और हिंद महासागर की
हिंद महासागर की एक एल्यूशियन गर्त भी हिंद महासागर में है। लेकिन यहां पर जो सवाल का आंसर बन रहा है मित्रों, वो कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा बनेगा? बनेगा बी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर होगा। और ये सब मैरियाना जो है विश्व की सबसे गहरी गर्त है, विश्व की तथा प्रशांत महासागर की, तथा प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त सबसे गहरी गर्त। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तो यहां भी याद रखना। और आंसर हमारा सुंड्रा का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त हुआ। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको बताना है। यहां पर देखिएगा कौन सा मैरियाना गर्त, मैंने पहले ही बताया, प्रशांत महासागर, सुंड्रा गर्त हिंद महासागर, एल्यूशियन हिंद महासागर, रोमांसिस अंध महासागर जो है, अंध महासागर मतलब अटलांटिक। यहां पर क्या होना चाहिए? पुर्टोरिको होना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही होगी। यहां पर क्या होगा? पुर्टोरिको होगा। 11 में का आंसर कौन सा सही होगा? बी होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि अब ये जो पुर्टोरिको है उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह पर स्थित है, और जो रोमांसिस लिखा हुआ है, रोमांसिस यह भूमध्य रेखा के निकट दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, तो याद रखना है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, महासागर में है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है, तो आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है। मित्रों बताएं इसका आंसर क्या होगा कि नील नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है, छोटी नदी है, कि बड़ी नदी है, लंबी नदी है? बताइए क्या सही है इस क्वेश्चन का? कौन सा आंसर यहां पे सही होगा? आंसर देखिए, सभी लोग जानते हैं मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मित्रों लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। 6000 किलोमीटर से भी लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की नील नदी। यह विषुवत रेखा को एक बार काट करके विक्टोरिया झील से निकलती है। मित्रों कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है। मित्रों ध्यान देना है, विक्टोरिया झील विषुवत रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरती है। मित्रों ध्यान देना है, और विक्टोरिया झील से नदी साउथ सुडान और साउथ सुडान और उसके बाद ये मिस्र में जाती है, और ये अलेक्जेंड्रिया मुहाना बनाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। और सबसे यदि बड़ी नदी की बात करी जाए, चौड़ी नदी की बात करी जाए, तो यहां पे अमेजन लिख सकते हैं। अमेजन सबसे चौड़ी अर्थात बड़ी है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिएगा ये जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है मित्रों, इन्हीं क्षेत्रों में गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होती है। तो यहां से यह धारा गल्फ स्ट्रीम के रूप में जाती है, और यह जो है गर्म जलधारा कहलाती है। कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में
महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है और यह गर्म जलधारा है, क्योंकि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ प्रवाहित होने वाली जलधारा है। यह 3 धाराओं का समूह है मित्रों। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधारा कहलाती है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? आपको पता है कि लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, कनारी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा, लेकिन गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कैसी जलधारा है मित्रों। तो यह एक कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी नहीं है, तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। अभी मैंने आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा बताया भी है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके जितने भी सवाल कराया जा रहा है मित्रों, सारे सवाल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए सवाल हैं। लगभग सभी सवाल पीजीटी और टीजीटी में आए हुए हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान देना इन सवालों पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना होता है? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान देना है सबको कि इसमें कितना प्रतिशत होता है। एक बार आप लोग बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताने की कोशिश करें, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। तो बताइए, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना होता है? ये सभी लोग जानते होंगे कि सागरी जल एक सक्रिय घोलक होता है। इसमें कई प्रकार के खनिज घुली अवस्था में रहते हैं। 1000 ग्राम सागरी जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 27.213% होती है, लेकिन औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होती है। और सोडियम क्लोराइड कुछ सागरी लवणता का 77.8% पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि समुद्री जल में जो सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत होता है वो 77.8% होता है मित्रों। कितना प्रतिशत? 77.8% होता है। अब देखिएगा, अगला सवाल है, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान पूछ रहा है। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान पूछ रहा है, कितना होगा? 27 डिग्री होगा, 27 डिग्री होगा, या 17 डिग्री होगा, या 37 डिग्री होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमंडल के संपूर्ण महासागरों का औसत तापमान 17 सेंटीग्रेड होता है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम 17 सेंटीग्रेड जो है भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान होता है। समस्त महासागरों का औसत तापमान, सागरों का औसत तापमान होता है। अब मेरी बात समझिएगा, औसत तापमान होता है। अब उसके बाद समझिएगा, जो औसत और उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का यदि पूछ ले, अगर उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का, तो यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है यह उत्तरी महासागर का होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का यदि पूछ ले तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का। और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का है, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का है मित्रों, ध्यान देना है। तो यहां पर दक्षिणी महासागर में 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड और उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में, और यदि समस्त महासागरों का औसत तापमान पूछता है तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां पर यह बात ध्यान देना है मित्रों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा यहीं पर हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। चूंकि 15 सवाल की श्रृंखला रहती है मित्रों, लेकिन एक सवाल आज अधिक था, कोई बात नहीं, हमको लगा 20 सवाल होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारी ये टीएसटी पीएसटी का जो प्रैक्टिस नंबर दूसरा था समाप्त होता है। हम लोग फिर कल इसी समय पर आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।